वेलकम टू SKM इंस्टीट्यूट। नए सत्र के लिए इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट अवेलेबल है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं सॉल्व असाइनमेंट्स के लिए, या आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, चैट लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। IAS फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, BA विषय से संबंधित जो क्लासेस लिया गया था टीचमेंट ऐप पर, उन क्लासेस को मैं एडिट करके 1 बाय 1 यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं इग्नू के, वे इसका फ़ायदा ले सकें। कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि UPSC IAS PCS क्या है। मुख्य रूप से यह परीक्षा आर्ट्स के विषयों पर आधारित है। उन्हें स्कूल और कॉलेज के समय में ही इस परीक्षा की तैयारी धीरे धीरे शुरू कर देनी चाहिए। मेरे ये ऑनलाइन कोर्सेस हैं जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं नेक्स्ट बैच के लिए। काल निर्धारण की कई सारी पद्धतियां हैं पुरातत्व विज्ञान में, और जो काल निर्धारण की जो शोध प्रक्रिया होती है उसे कालांकन कहते हैं। इंग्लिश में इसे डेटिंग कहा जाता है। तो 1 बाय 1 कौन कौन सी प्रक्रिया है, पद्धतियां हैं डेटिंग की, उसे देख लेते हैं। पहली जो इस बुक में दिया है वह है वृक्ष कालानुक्रमिकी, ठीक है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी इसे बोलते हैं। और ये बेसिकली जो है वृक्षों पर स्टडी किया जाता है। जो उसकी मोटाई होती है, ठीक है, उसकी मोटाई पर एक छल्ले सॉरी छल्ले नुमा आकृतियाँ होती हैं, ठीक है। तो उन छल्लों का विश्लेषण किया जाता है और फिर उसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय में क्या जलवायु रही होगी। और जलवायु जो स्थानांतरित एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं किया जा सकता है, तो इसमें कुछ सीमितता रहती है, क्योंकि एक जगह पे जो वृक्ष पाया गया है, ठीक है, उसमें जो स्टडी किया गया है जलवायु का, वो सभी जगहों पर लागू नहीं होता है। जो कह सकते हैं कि जो उप जलवायु है या लघु जलवायु का जो क्षेत्र है, उसमें ये शंका बनी रहती है कि यहाँ की स्टडी जो है उप जलवायु पर सटीक नहीं बैठती है। एक फिगर दिखा देता हूँ मैं, इससे फिर अच्छे से समझ में आएगा। ये वृक्ष है, ठीक है, इसकी मोटाई है, और इस जो ये छल्ले हैं राउंड राउंड करके, ठीक है, ये कई अलग अलग इसमें कलर हैं। तो ये इस वजह से हुआ है क्योंकि इस समय में जब जब पर्यावरण में परिवर्तन हुए हैं, कुछ जलवायु परिवर्तन, तब तब इसको जो है खाद पानी वगैरह जो है उसमें तब्दीलियां मिली है, ठीक है। तो इसका असर, क्योंकि पर्यावरण में जब भी कोई तब्दीली होती है तो वृक्ष पर्यावरण का भाग है, ठीक है, तो उस पर भी जलवायु का असर पड़ता है। तो फिर इस वजह से यहाँ पर ये जो वृक्ष है, इसकी लकड़ी में इस तरह के छल्ले होते हैं। और बेसिकली कई सौ साल तक जो है वृक्ष की कह सकते हैं कि इनका जो एज होता है, तो इससे काफ़ी समय तक जो है जलवायु का एक रिकॉर्ड इसमें रिकॉर्डेड हो जाता है। तो इस तरह से इसके अंदर जो स्टडी किया जाता है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय में जलवायु कैसी रही होगी। अब मान लीजिए कोई पेड़ का लकड़ी का वो गट्ठा मिला है और वो लाखों वर्ष पुराना है, ठीक है, तो उसकी स्टडी करके भी उस समय की जलवायु में क्या परिवर्तन हुए होंगे, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। जो दूसरी पद्धति इस बुक में दिया गया है वो है रेडियो कार्बन कालांकन, ठीक है। तो ये तो हम लोग जानते ही हैं कार्बन 14 डेटिंग के बारे में, ठीक है। हर पदार्थ के अंदर ये जो रेडियो क्षरण होता है, रेडियो सक्रिय क्षरण, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर जो कह सकते हैं कि जो क्षरण की जो स्पीड होती है वो एक औसत होता है। इसमें औसतन जिसमें 8300 साल तक रहता है जो रेडियो सक्रिय क्षरण है, उसके पश्चात नाइट्रोजन 14 में बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये इससे भी जो पुराशास्त्री जो है इस पद्धति का इस्तेमाल करके किसी वस्तु विशेष का जो भौतिक वस्तु पदार्थ प्राप्त हुआ है उत्खनन से, उसका वे काल निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट है पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग, यानी पोटेशियम ऑर्गन कालांकन। तो इसमें क्या होता है, जानते हैं आप लोग, पोटेशियम को जो डिनोट किया जाता है, इसका जो सिंबल है पोटेशियम का वो K है,
और आर्गन ऑर्गन का जो है AR है। ठीक, तो जैसे रेडियो कार्बन डेटिंग में होता है, ठीक है, एक ज्ञात दर से उसका क्षय होता है और वो नाइट्रोजन 14 में बदलता है। तो उसी तरह इसमें भी सेम ही है, जो पोटेशियम है कार्बन की तरह जगह पे पोटेशियम है, ठीक है। तो पोटेशियम जो है इसका एक समस्थानिक है, ठीक है, K40 जो है वो लगभग 1.3 बिलियन में आर्गन 40 समस्थानिक में तब्दील हो जाता है। तो बेसिकली जो 1.3 बिलियन है ये एक दर है, रेट है, ठीक है, चेंज होने का। ठीक, तो इस दर का इस्तेमाल करके जो वैज्ञानिक होते हैं वो किसी पत्थर वगैरह, बेसिकली ये जो है ना पहाड़ की जो चट्टान वगैरह होती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस डेटिंग का, पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग का। क्योंकि क्या होता है, ये जो ऑर्गन जो है, ठीक है, ये एक गैस है। तो बेसिकली जो है चट्टान के अंदर ये मौजूद रहता है और उसमें पोटेशियम भी रहता है। तो पोटेशियम और ऑर्गन की जो मात्रा उसमें उस पत्थर चट्टान में मौजूद है उसके अनुपात से यह पता लगाया जाता है कि ये कितना पुराना है इसका, जो ये पत्थर जो चट्टान हमें प्राप्त हुआ है ये लगभग इसका जो कालक्रम है कब का है, वो इसी पे डिपेंड करता है कि जो एक दर हमें पता है कि जो पोटेशियम है इतने 1.3 बिलियन साल में जो है वो तब्दील हो जाता है ऑर्गन में। तो इसका जो उस पत्थर में जो पोटेशियम और ऑर्गन का बचे हुए पोटेशियम और ऑर्गन का जो अनुपात है उसके अनुसार जो है कालांकन किया जा सकता है। नेक्स्ट आपकी बुक में दिया है पूरा चुंबकत्व, ठीक है। तो पूरा शास्त्र में इस पद्धति की शुरुआत 1960 में डॉक्टर रॉबर्ट डुबोइस ने किया था। और ये बेसिकली इस बात पर निर्भर करता है कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी में लौह तत्व होते हैं, ठीक है। और जब उस मृतिका को जब गर्म किया जाता है, जब गर्म होता है तो उसमें जो प्रॉपर्टी होती है लोहे की उसमें चुंबकत्व आ जाता है, ठीक है, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी उसमें आ जाती है। और जब ये मृतिका जब ठंडी होती है, ठीक है, तो फिर उसमें ये प्रॉपर्टी रहती ही है। जैसे कि कोई मिट्टी का बर्तन है उसको गर्म किया जाता है तो उसमें ये चीज़ें जो मैग्नेटिज्म है ये प्रॉपर्टी आ जाती है कुछ ना कुछ, ठीक। और जो धरती है, धरती का अपना अलग जो है मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो नमूना प्राप्त हुआ है, मान लीजिए मिट्टी का बर्तन ही है, ठीक है, तो उसको उस पर इसको किस आखिरी बार कब गर्म किया गया था ये भी इससे पता लगाया जा सकता है। और ये कितना पुराना है, उसके जो घूर्णन है, जैसे रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं चुंबक, ठीक है, तो इस तरह से इसमें भी ऐसी कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो इसी चीज़ को रिकॉर्ड किया करते हैं जो पुराशास्त्री होते हैं, और फिर उनकी जो घूर्णन की जो माप है उसको रिकॉर्ड करने के बाद ये पता लगाते हैं कि हाँ ये वस्तु विशेष कितनी पुरानी है। तो ये पूरा चुंबकत्व पद्धति है। नेक्स्ट जो पद्धति है वह है ताप उद्भासन पद्धति, ठीक है। थर्मोल्यूमिनेसेंस कहते हैं इसे, TL। इसमें क्या होता है, जैसे पकी हुई मिट्टी से बनी जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनके कालांकन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इस विधि का। और जैसे मिट्टी के बर्तन होते हैं तो उसमें मिट्टी में क्या होता है, यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम कुछ मात्रा में होते हैं, रुबिडियम आदि, ठीक है, जो कि नैसर्गिक समस्थानिक होते हैं इनके। और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होते हैं, ठीक है, ये प्रदीप्त होते हैं, कुछ खनिजों को प्रदीप्त करते हैं, ठीक है, तो जिसमें परमाणुओं का विस्थापन होता है। तो ये नियमित अंतराल में वे जो ट्रेप्स होते हैं, यानी कि कुछ मतलब जो उनके जो पैटर्न्स होता है उसमें कुछ चेंजेस ये दिखाते हैं, ठीक है, और फिर जो है उसमें जो ट्रैप्स में संचित हो जाते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब खनिज को गर्म किया जाता है 320 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, तो ये जो है ऊर्जा जो है इसमें जो संचित ऊर्जा, ठीक है, प्रकाश के रूप में निकलती है। बेसिकली मान के चलिए जैसे इसमें एक उदाहरण दिया है कि जब बर्तन का कोई टुकड़ा गर्म किया जाता है तो इसमें शामिल जो क्वार्ट्स जो होते हैं उसमें से ऊर्जा निकलती है, ठीक है। और जब ये ठंडा होता है तो जो क्वार्ट्स होता है वो पुनः जो है ऊर्जा संचित करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मान के चलिए कोई टुकड़ा है, ठीक है, मिट्टी का, या मान के चलिए कि कोई बर्तन ही है जैसे इसमें दिया एग्जाम्पल, तो उसे आप अगर गर्म करते हैं
और फिर उसके बाद जो है प्रयोगशाला के अंदर इसको प्रयोग इस प्रैक्टिकल को किया जाता है। तो उसमें जब लाइट आप बंद कर देंगे तो वो जो उसमें से रोशनी निकलेगी, क्वार्ट्ज जो है, ठीक है, चमक प्रकाश निकलता है उसमें से, ठीक है। लेकिन उसे जब दोबारा जब उसे गर्म करेंगे तो उसमें फिर उसको जब ठंडा जब होगा तो जो संचित जो ऊर्जा जो प्रकाश के रूप में जो निकलने वाली है, मतलब वो जो मटेरियल है, जो वो उसकी जो चमक होगी वो उस कुछ कम हो जाएगा, ठीक है। ये जब प्रक्रिया फिर एक बार करेंगे तो उसमें जो चमक होगी फिर कुछ कम हो जाएगा। तो इस तरह के जो पैटर्न से इस पे जो है शोध करके और जो उस वस्तु विशेष का कालक्रम निर्धारित करते हैं पूरा शास्त्री, ठीक। ये फिगर में जो है पिक्स में जो अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये पत्थर है, इसको जब गर्म किया जाता है तो इसमें से इस तरह के जो मतलब लुमिनियस ये हो जाता है, ठीक है, में प्रकाश निकलता है, ठीक। तो इसे है आप देख सकते हैं। जो ऊपर हमने डिस्कस किया है इसके अलावा भी कई कालांकन विधियां हैं, जैसे कि परमाणु घूर्णन अनुवाद, ठीक है, इसे इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस कहते हैं, यूरेनियम क्रम, फिशन ट्रैक कालांकन, ये सब है, ठीक। तो फिलहाल में इसमें इतना ही जो दिया गया था। बोध प्रश्न 2 का जो अभी हमने जो डिस्कस किया है उस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिसे हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है बोध प्रश्न 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, पुरातत्व विज्ञान में प्रयुक्त सबसे विश्वसनीय कालांकन की पद्धति का नाम बताइए और उसकी व्याख्या कीजिए। तो अभी हमने कई सारी पद्धतियों के बारे में पढ़ा है कालांकन की, उसमें सबसे सटीक और विश्वसनीय कालांकन पद्धति जो है कार्बन 14 है, ठीक है, C14 डेटिंग है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, इसी प्रश्न को उठाएंगे यहाँ से कि पुरातत्व विज्ञान में सबसे प्रयुक्त सबसे विश्वसनीय कालांकन पद्धति का नाम कार्बन 14 कालांकन विधि है, ठीक। बाकी यहाँ से कि इसे 14C के नाम से भी जाने वाली यह पद्धति वैज्ञानिक कालांकन की सबसे प्रचलित और विश्वसनीय पद्धति है, ठीक। इसके पश्चात यहाँ से कि यह पद्धति पदार्थ में नए अणुओं के कॉस्मिक किरण उत्पादन पर आधारित है, जिसे रेडियो सक्रिय क्षरण भी कहा जाता है। कार्बन 14 रेडियो सक्रिय क्षरण के पश्चात नाइट्रोजन में बदलने से के पहले औसतन, ठीक है, 8300 साल तक बना रहता है और इस समय के दौरान यह सभी जीवित वस्तुओं के साथ ही सागर, जल और हवा में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। तो इतना यहाँ से ये पैरा लिख लेंगे। तो बेसिकली अगर सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो ये सिर्फ यही कह रहा है कि जो भी जैविक पदार्थ होते हैं उसमें कार्बन 14 होता है और कार्बन 14 एक निश्चित दर से जो है नाइट्रोजन में तब्दील होती है और ये फिर नाइट्रोजन जो है किस में मिल जाता है, हवा में, जल में, ठीक है, और सागर में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो बचा हुआ जो कार्बन 14 होता है उसके अनुसार जो उसकी जो पद्धति, मतलब जिस दर से उसमें जो अनुपात बचा होता है कार्बन 14 का और वो जो दर है उसके क्षय का, तो इसके कंपैरिजन में जो स्टडी करके प्रॉपर इसका जो है डेटिंग निर्धारित करते हैं। इसमें थोड़ा ये भी लिख सकते हैं कि अमेरिकी रसायन शास्त्री विलियर्ड लिब्बी ने सबसे पहले रेडियोकार्बन कालांकन की इस पद्धति का उपयोग किया और अनुमान लगाया कि किसी भी नमूने में 14C के आधे भाग के अर्धकाल क्षरण में 5568 साल लगते हैं, ठीक है। तो ये पैराग्राफ लिख सकते हैं। आधुनिक शोध बताते हैं कि ज़्यादा सटीक आंकड़ा 5730 साल का है, ठीक है। उन्होंने बताया था कि 5568 साल का, लेकिन जो अभी जो शोध हुए हैं आधुनिक शोध उसमें यह तथ्य 5730 साल का है, ठीक है। और तथापि लिब्बी ने पहचाना कि 14C क्षरण दर या अर्धकाल जानने के बाद किसी नमूने में बचे हुए रेडियो कार्बन की मात्रा जो उस पर्टिकुलर जैविक पदार्थ जो है या पुरातात्विक पदार्थ जो है, वस्तु जो है, उसमें जो बची हुई रेडियो कार्बन की मात्रा है उसकी गणना के आधार पर मृत पौधे या जानवरों के उत्तक की उम्र जानी जा सकती है, ठीक है। तो यही है कार्बन 14 डेटिंग। तो इस पहले प्रश्न का ये आंसर हो गया।
सेकेंड क्वेश्चन है, जो सेकेंड क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से वस्तु के कालांकन की किस विधि का प्रयोग पृथ्वी के सतह के भू चुंबकीय क्षेत्र की अवस्थिति पर निर्भर है। तो इसका जो आंसर है वो पूरा चुंबकत्व। अभी जो बताया था कि जो मृतिका होती है, मिट्टी, ठीक है, मिट्टी की कुछ चीज़ें जो बनी होती है, जब उसको गर्म किया जाता है तो उसके जो अंदर लौह तत्व जो होते हैं, मिट्टी में लौह तत्व भी होते हैं, ठीक है, तो वो जो है उसमें मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है। तो जो पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, ठीक है, उसमें जो मैग्नेटिक पोल है उसके अनुसार जो है ये जो वस्तु है, पुरातत्व पदार्थ जो है, उसके अंदर जो चुंबकत्व है तो वो उसके अनुसार ही घूर्णन करती है, ठीक। जैसे कंपास होता है ना, कंपास घूर्णन करता है, तो उस तरह से ये जो पदार्थ हमें प्राप्त हुआ है उसकी स्थिति क्या है, ठीक है, उससे पता लगाते हैं, उसका प्रॉपर स्टडी किया जाता है। तो इसका आंसर तो इसमें से बस ये टिक कर देना है कि हाँ पूरा चुंबकत्व है। उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, इसमें से कौन सा है, तो ये बी इसका ख आंसर है, ठीक है। और ये हेडिंग अगर दोबारा से आपकी बुक में है, इसको दोबारा से आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेशियम ऑर्गन कालंकन क्या है। तो अभी हमने डिस्कस किया था काफ़ी अच्छे से, ठीक। मैं फिर भी इसका आंसर बता देता हूँ जो बुक में है। सिंपली इस तरह से लिख दीजिए कि ये जो पैराग्राफ है बिल्कुल सेम है। इसको आप लिख सकते हैं कि पोटेशियम आर्गन कालंकन पद्धति जिसे ये डिनोट है, KAR कालंकन भी कहा जाता है, वह इस बात पर आधारित है कि पोटेशियम का एक रेडियो सक्रिय समस्थानिक K40, ठीक है, जो चट्टानों और ज्वालामुखी राख में बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है और एक ज्ञात दर, और वो दर कितनी है कि जो K14 है वो ऑर्गन में बदलेगा इतने बिलियन साल में, ठीक है। 10 साल का 1 मिलियन होता है, ठीक है, और उसमें भी आप बिलियन एक और जोड़ दोगे मतलब तो जो है बिलियन हो जाएगा, ठीक है। तो 100 लाख साल से ऊपर की बात है ये। तो इसमें तब्दील हो जाता है, तो आप ये लिखेंगे एक ज्ञात दर, ब्रैकेट में इतना ये लिख देंगे कि K14 लगभग 1.3 बिलियन साल में A14 में तब्दील हो जाता है, से ऑर्गन गैस में क्षरित होता है, ठीक है। तो इतना लिखने के पश्चात आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि जो अनुपात होता है कि यानी पोटेशियम और ऑर्गन का जो अनुपात होता है उसकी स्टडी करके हम कालांकन या कालक्रम निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो कुछ अपनी भाषा में लिखिए इसको अपने शब्दों में, क्योंकि आंसर जब आप अपने शब्दों में लिखते हैं तो वो आपको ज़्यादा समय तक याद रहता है। नोट्स वगैरह बनाते रहिए, और हाँ, नोट्स अगर कोई बना रहा है स्टूडेंट तो मुझे जो व्हाट्सअप है ग्रुप में वहाँ पे सेंड कर दीजिएगा, मैं चेक करूँगा। तो इसी तरह से छोटे छोटे जो है नोट्स बनाते चलना है, मतलब हर जो प्रश्न है उसके लिए 5-6 लाइन आप तैयार रखिए, ठीक है, ताकि जब आप दोबारा से जब एग्ज़ाम आए तो आप इसको स्टडी अच्छे से, मतलब जब दोहराने लगे तो आपको सब चीज़ें रिकॉल होती रहे। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि बस गाइड उठाया और रटना स्टार्ट कर दीजिए। आज रटेंगे, कल तो है दिमाग से निकल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।